हेलो नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा जो एक्चुअली में मेरे सामने आई है एज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अब वहाँ पर पेशेंट क्या है, पेशेंट है वेरिकोसील का और उसके साथ वो काम करता है रैपिडो का। मतलब रैपिडो में भी शायद सब जानते ही होंगे, जो बाइक राइड कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब वो पेशेंट के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि वो मेडिसिन खाता है, आराम मिलता है, क्योर होता है, बट फिर उसको ओवर एंड ऑल उसी काम में जाना पड़ता है और देन उसके बाद फिर से वो अपने वेरिकोसिल को वर्सन कर देता है। अब वो चलाता जो है वो बाइक चलाता है, गर्मी सर्दी कुछ भी हो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करें वेरिकोसिल के पेशेंट के लिए, वो बाइक बनी ही नहीं है, स्कूटी बनी ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न है, या फिर वो अगर साइकिल भी करता है तो वो उसके लिए बना ही नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि समझो आप मेरी बात को ध्यान से। मेरे स्क्रॉटम के अंदर एक वेन है जो मल्टीपल हो सकती है, बट अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको एक वेन से ही क्लियर करता हूँ। एक वेन ऐसी है जहाँ पर मेरे को ब्लड का फ्लो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हो गया, वो रिफ्लक्स बन रहा है, गोल गोल घूम रहा है और वापस टूवर्ड्स मेरे टेस्टिस में जा रहा है, क्योंकि वहाँ की वेन्स की वॉल्स जो हैं वो ख़राब हैं, डैमेज्ड हैं। अब वो डैमेज की वजह से जब और डैमेज होता है तो वो और बड़े रिफ्लक्सेस क्रिएट करना चालू कर देता है, और जब वो और बड़े रिफ्लक्सेस क्रिएट करना चालू करता है तो और ज़्यादा ब्लड फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिस की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ इनफर्टिलिटी, दूसरा पेन, तीसरा हैंगिंग, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली वर्स कर देते हैं, वेरिकोसील की दिक्कत को भी बढ़ा देते हैं। अब बेसिकली फंडामेंटल ये कहता है कि अगर हमारा ब्लड का फ्लो वो रिफ्लक्सेस ना क्रिएट करे तो हमारे सारे के सारे सिम्टम्स काम डाउन रहेंगे, हमारी फर्टिलिटी भी बेकरार रहेगी, हमारे को पेन भी नहीं मिलेगा और हमारे को कोई दिक्कत एज सच नहीं आएगी हैंगिंग की भी। बट अब यहाँ पर फंडामेंटल ये कहते हैं कि अगर जब वेरिकोसील हुआ है और उसके पीछे रूट कॉज के बारे में बात करी जाए तो उसमें से कुछ गिने चुने रूट कॉज ज़रूर निकलते हैं। या फिर मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ, पहला। दूसरा, उसके साथ साथ मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। तीसरा, अगर मैं बहुत ज़्यादा बाइक, स्कूटी या साइकिल राइड करता हूँ और साथ में मैं थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता हूँ तो। और लास्ट, अगर मैं बहुत थोड़ा सा लीन हूँ, मतलब मेरा शरीर जो है वो थोड़ा सा पतले में है और मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ या हैवी वेट लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, तब भी मैं इन सारी दिक्कतों में फंस सकता हूँ। ये मेरे कुछ रूट कॉजेज़ हैं जहाँ पर मेरे को पता चलता है कि मेरे को वेरिकोसील हो सकता है और ये कारण है उसके। अब रह गई बात यहाँ पर, अगर वही सेम काम से मेरे को वेरिकोसील बना है और उसी सेम काम से ही मैं अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ और ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ, चाहे सिद्धा ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ले रहे हो, कोई से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो इसमें, और मैं सेम चीज़ें दोबारा दोबारा कर रहा हूँ, तो यही जो दिक्कत है, जो मैं बाइक राइड कर रहा हूँ या मैं हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कॉन्स्टिपेटेड रहता हूँ या फिर कुछ भी इन सारी चीज़ों में से कुछ भी ऐसा साथ साथ प्रोसेस में चला रहा हूँ, तो ये वेरिकोसील कभी भी ठीक नहीं होगा। रूट कॉज कैसे बनता है ये मैं आपको थोड़ा सा और बड़ी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, बट अभी हाल फिलहाल में रूट कॉज से वेरिकोसील बना और उसी वेरिकोसील की वजह से मैं परेशान भी हूँ और मेरी फर्टिलिटी भी हैम्पर है, और उसी रूट कॉज की वजह से मैं इतने लंबे रास्ते तक पहुँच गया हूँ जहाँ पे मेरी फर्टिलिटी और सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। अब मेरे को सबसे पहले अपनी बॉडी में से या अपने डेली रूटीन में से क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी। क्या मैं कॉन्स्टिपेशन हील एक दिन में कर सकता हूँ, या फिर दूसरा कि मैं इन सारी चीज़ों से बच के रह सकता हूँ, तभी तो मैं रिपेयर में डाल पाऊँगा या मैं बॉडी भी हील कर पाऊँगा। क्योंकि अगर बॉडी हील करनी है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि आप स्टैटिक रहो, रेस्ट मोड पे रहो, थोड़ा इजी रहो, ज़्यादा वेट नहीं उठाओ, क्योंकि वो कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील दोबारा बनता है। अगर मैंने आज ब्लड के फ़्लो को सीधा फ्लोट करवा भी दिया ना, तो भी अगर कुछ भी ऐसा एलिमेंट आपकी डे टू डे की रूटीन में है जिसकी वजह से वेरिकोसील रूट कॉज या कुछ ऐसा है जो अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, वो दोबारा से वैसे ही आता रहेगा। तो इसीलिए हम साइकिल, बाइक या स्कूटी
राइडिंग को मना करते हैं कि वो रूट कॉज जिसकी वजह से हमें दिक्कत आई है उसी रूट कॉज को हम डेली बेसिस पे चला रहे हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसिल बना है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो वेरिकोसिल खुद से सेल्फ हील पे भी नहीं जाएगा, दूसरा कभी वो नॉर्मल होगा ही नहीं और इन्फ्लेमेशन पेन बनाए रखेगा और हैंगिंग भी बेकरार रखेगा। तो इसीलिए अगर आप स्कूटी, बाइक या साइकिल चला रहे हो ड्यूरिंग वेरिकोसिल ट्रीटमेंट, चाहे कहीं से भी ले रहे हो या इवन सर्जरी भी करवाई हो और उसके बाद भी अगर आप चला रहे हो तो ये रीअकरिंग स्टेज पे जा सकता है। तो इसीलिए बचना है हमें इससे। आप कार राइड करो, कोई इशू नहीं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, कोई इशू नहीं। आप थोड़ा वॉक कर लो, कोई इशू नहीं। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो वो गलत है, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप नॉर्मली डेज में कर रहे हो, शायद वही चीज़ आपके वेरिकोसिल को ना ठीक होने की संभावनाओं को बढ़ा रहा हो। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्ट मिले, इजी रहे, फिट रहो, रादर देन आप किसी ऐसी ट्रबल में फंसो जहाँ पर दिक्कत आ सकती है। सो मेरे ख्याल से आपको उस पेशेंट की तरह आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों नहीं चलाना चाहिए स्कूटर, बाइक और राइड। तो अगर आप चाहते हो अपने वेरिकोसिल को क्योर करना तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो और अपने आसपास के किसी डॉक्टर से भी मिल सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से अपने वेरिकोसिल का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप इसको वर्स्ट की तरफ ले जा सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।